हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 3 एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर नया वीडियो लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये तीनों पोस्ट्स में आपका सिलेबस सेम ही रहता है। ये टॉपिक हर किसी पोस्ट में एक ही टॉपिक सेम रहता है। ठीक है, चाहे आपका VLW का एग्ज़ाम हो, FAA, फॉरेस्टर या स्टॉक असिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 3 है हमारा, बायोडाइवर्सिटी। तो गाइस, बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है ये कॉइन किया है WG रोनसन ने। ये एक साइंटिस्ट था, इसने कॉइनड बाय WG रोनसन। और इस वर्ड को पॉपुलराइज एंड डिफाइन किया है किसने? एडवर्ड विलियमसन ने। ये भी आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखा आपने? बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है ये कॉइन किया है WG रोनसन ने, एंड इस वर्ड को पॉपुलराइज एंड डिफाइन किया है किसने? एडवर्ड विलियमसन ने। ठीक है गाइस, अब बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से निकला है। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। कितने वैरायटीज है हमारे बायोस्फीयर में, कितने वैरायटीज है हमारे लिविंग वैरायटीज हमारे इकोसिस्टम में, हमारे अर्थ पर, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अगर हम सिनोनियम इसका लेंगे तो इसका सिनोनियम जो है बायोडाइवर्सिटी का वो है लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ, वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स जो कि प्रेजेंट है वेरियस इकोसिस्टम्स में, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एक वाइड वैरायटी अर्थ पे लाइफ का होना और लिविंग फॉर्म्स में प्रेजेंट होना डिफरेंट वेरियस इकोसिस्टम्स में, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, लैंड इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, उन सारे वेरियस इकोसिस्टम्स का लिविंग फॉर्म्स में प्रेजेंट होना और उनकी वाइड वैरायटी होना अर्थ पर, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया? चलिए, अब यहां पे लेवल्स कौन कौन सी है बायोडाइवर्सिटी को? तीन तरह के लेवल्स है। सबसे पहले आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी आपने नाम से ही ये आपने जो है समझ आया होगा। जेनेटिक यानी कि जो जीन से रिलेटेड है, जो हमारे जीन्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज ए डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड द टाइप ऑफ जीन्स, यानी कितने नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज एंड उसके टाइप्स ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम्स, उनकी वेरिएशंस कितनी है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीशीज एट जेनेटिक लेवल, यानी कि जो उससे पहले भी हमने ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े थे। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। ऐसे ही सिंगल स्पीशीज एट डिफरेंट जेनेटिक लेवल्स पे जो काम करते हैं, उनका नंबर और उनके टाइप ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स डिफरेंट वेरिएशंस पे, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे और ओरिजा स्टेवा, जिनकी जीन्स 32,000 50,000, होमोसिपियंस यानी कि इंसान की जो जीन्स है वो है 30,000 से लेकर 40,000 जीन्स तक। एंड अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया हैज़ मोर देन, यानी कि 50,000 से ज़्यादा वेराइटीज़ है किसकी? राइस की। एंड 1,000 डिफरेंट वेराइटीज़ स्ट्रेन्स है मैंगोज की। ओके, तो यहां पे एक पॉइंट जो है आपको नोट डाउन करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। जितना ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी स्पीशीज में, उतना हायर एफिशिएंसी होगी उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए। फिर से बताऊंगा,
greater the genetic diversity in the species, higher is its efficiency to adopt. जैसे कि अगर कोई चीज, कोई स्पीशीज हमने हॉट, वो वहां पे रहती है, उस एरिया में रहती है जहां पे गर्मी ज्यादा है, उसको हम वहां से वेरिएशन करके किसी ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा है, तो क्या वो वहां पे अडॉप्ट करेगी? तो वही यहां पे लिखा हुआ है, जितना ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जितने उसके जीन्स ज्यादा होंगे, उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, उतना वो हायर एफिशिएंसी होगी उस कल्चर को, उस टेम्परेचर को, उस क्लाइमेक्स को, क्लाइमेट को अडॉप्ट करने के लिए वो वहां पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेगा, उसको अडॉप्ट भी जल्दी कर सकेगा। अगर उसकी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, उतना ज्यादा वो एफिशिएंसी होगी उस कल्चर को, उस टेम्परेचर को, उस क्लाइमेट को अडॉप्ट करने के लिए। ओके। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है इंक्रीजेस विद एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी, यानी कि इसमें फिर एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी, जिसमें वेरिएशंस आते हैं एनवायरमेंट में, उसकी इंक्रीज उसके साथ ही करता है। अगर एनवायरमेंट में ज्यादा कोल्ड रहेगा तो जो जीन्स, जो स्पीशीज वहां पे रहेंगे, वो फिर वेरिएशंस एनवायरमेंट के साथ ही करेंगे। ओके, दैट इज द इंक्रीज विद एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी, फिर वो एनवायरमेंट के साथ ही वेरिएशंस करते रहते हैं। ओके, ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये नाम से ही पता चला होगा स्पीशीज, इसको हम स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। किसको? स्पीशीज डाइवर्सिटी को। वैरायटी इन द नंबर एंड रिचनेस, कितनी वैरायटी है एंड कितना नंबर है, रिचनेस मतलब नंबर कितना, उसका इवननेस है, ऑफ ए स्पीशीज ऑफ ए रीजन। एक ही एरिया में और एक ही रीजन में, एक ही एरिया में और एक ही रीजन में कितनी वैरायटी है, नंबर ऑफ रिचनेस ऑफ स्पीशीज को, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। एक ही एरिया में, एक ही रीजन में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज जो रहते हैं किसी भी रीजन में, एरिया में, उसको कहते हैं स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। अब स्पेसिफिक रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं पर यूनिट एरिया में, यानी कि कोई एरिया मैंने आपको दिया कि आप यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर का मैंने आपको एरिया दिया और मैंने आपको बोला कि इसमें आप मुझे स्पीशीज रिचनेस यानी कि टाइगर की स्पीशीज मुझे निकाल के दो। तो आप कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज रहते हैं पर यूनिट एरिया में, दैट इज कॉल्ड रिचनेस। रिचनेस का मतलब ये कितनी वो रिचनेस है, कितना उनका फैलाव है। दूसरा है स्पीशीज इवननेस। इवननेस से आपको पता चला होगा इक्वल नंबर ऑफ स्पीशीज रिप्रेजेंट बाय मोर, चाहे वो ज्यादा है या कम है, मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कितने स्पीशीज रिप्रेजेंट होते हैं, चाहे वो ज्यादा है या कम है, इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज इवननेस किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ स्पीशीज रिचनेस, प्रोडक्ट ऑफ स्पीशीज इवननेस। ठीक है, ओके। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे हम आपको बताएंगे, वेस्टर्न घाट्स जो है उसमें ग्रेटर एम्फिबियन स्पीशीज है देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा है, ठीक है, इवन ईस्टर्न घाट्स में उससे कम है। ओडियम एटला, ओडियम जो है ये एक साइंटिस्ट था और एटला मतलब उनके वर्कर्स। ओडियम के एटला 1960 में कैलकुलेट करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी एज द नंबर ऑफ स्पीशीज पर 1000 इंडिविजुअल्स। ये जो ओडियम है उसके वर्कर्स जो है, ओडियम मतलब एक साइंटिस्ट है, एटला मतलब उसके वर्कर्स, कैलकुलेट करते हैं कितने स्पीशीज डाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं स्पेसिफिक डाइवर्सिटी में
पर 1000 इंडिविजुअल्स में, दैट इज द कैलकुलेशन जो कि ऑडम ने दिया। मैनहिनिक ने 1964 में बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन क्या दी, आप कैलकुलेट कीजिए एज नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है उनकी रिलेशन स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज और उनकी रिलेशन और टू स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से आप करेंगे तो ये है आपका मैनचिनिक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी निकालने के लिए। ओके, उसके बाद है आपका थर्ड नंबर पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, यानी इकोसिस्टम लेवल पे कितनी डाइवर्सिटी है आपके इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट्स, कोरल रीफ्स, एस्टोरेज एस्ट्रा, दीज आर ऑल द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। ठीक है, अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में 3 तरह के टाइप्स होती है। ठीक है, कौन कौन से? 3 तरह के लेवल्स होती है और इन लेवल्स को R.H. विल टेकर ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दीज आर अडॉप्टेड बाय, दीज आर कॉइनड बाय R.H. विल टेकर। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा डाइवर्सिटी में आपका जो लोकल ऑफ पॉइंट और विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी रहती है, यानी कि वो डाइवर्सिटी जो कि पर्टिकुलर एरिया में, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि कोई भी हमने आपको पर्टिकुलर एरिया दिया, वहां पर कितनी कम्युनिटी और उसका इकोसिस्टम एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ स्पीशीज को, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को, दैट इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं सेम हैबिटेट, लेट द कंपटीशन एडजस्टमेंट अमंगस्ट द नंबर ऑफ सेम कम्युनिटी, कितनी सेम कम्युनिटी वहाँ पे कंपटीशन उनका एडजस्टमेंट किया जाता है, वेरिएशंस जो है वहाँ पे लिमिटेड होती है। बाय बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है, कम्युनिटी बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ये कम्युनिटी डाइवर्सिटी के बिल्कुल बीच में पड़ता है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन विच कंपैरिजन ऑफ स्पीशीज, जो हम कंपैरिजन करते हैं स्पीशीज की एक डाइवर्सिटी में, इज डन, वो किस से होता है, बिटवीन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के बीच में हम उसको बीटा डाइवर्सिटी इसीलिए उसको कहा जाता है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे थे रेट ऑफ चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन अक्रॉस हैबिटेट्स, कितना रेट ऑफ चेंज है एक स्पीशीज में, एक स्पीशीज कंपोजिशन में अक्रॉस उनके हैबिटेट पे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए आल्टीट्यूडल एंड मॉइस्चर ग्रेडियंट भी बी डाइवर्सिटी में आता है। हेटेरोजेनिटी इन हैबिट्स, ये भी बीटा डाइवर्सिटी में आता है, या डिसिमिलैरिटी बिटवीन कम्युनिटीज, ये भी आपका बीटा डाइवर्सिटी में इंक्लूड होता है। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर पर अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या है गाइस, टोटल स्पीशीज की रिचनेस कितनी है एक लार्ज एरिया या रीजन में। ठीक है, वो एक लार्ज एरिया, इस ये है आपका एक लार्ज एरिया, ये आपका एक रीजन, और इसमें कितने टोटल स्पीशीज की रिचनेस है, यानी कि कितने स्पीशीज वहां पे रहते हैं उस एरिया में, दैट इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। मेजरिंग ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ कंपोनेंट इकोसिस्टम एंड बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन द कंपोनेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ग्रेडियंट और पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहां पे हम पैटर्न्स क्या रहते हैं और ग्रेडियंट क्या रहता है बायोडाइवर्सिटी का, 2 तरह के हैं। ठीक है, सॉरी, लैटिट्यूडनल एंड आल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, दूसरा है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल एंड आल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट में आपका डिस्टेंस कितनी है इक्वेटर से पोल की तरफ। ठीक है, जैसा कि यह है आपका वर्ल्ड मैप। ठीक है, यह है आपका वर्ल्ड मैप। ओके, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब यहां पे लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ कितनी डिस्टेंस है, इक्वेटर आपके बिल्कुल जो वर्ल्ड मैप है उसके बिल्कुल बीच में से जो लाइन होती है उसको इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर। और इस इक्वेटर से
पोल की तरफ कितनी डिस्टेंस है। पोल यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। इस नीचे की तरफ कितनी डिस्टेंस है, ऊपर की तरफ कितनी डिस्टेंस है, दैट इज लैटिट्यूड। क्योंकि लैटिट्यूड आपके इस तरफ बनते हैं आपके वर्ल्ड मैप में, वो आपके नॉर्थ साइड में भी पड़ते हैं, आपके साउथ साइड में भी पड़ते हैं, तो दैट इज लैटिट्यूड। आल्टीट्यूड ग्रेडियंट क्या है, हाइट कितनी है सी लेवल से। अगर यहां पे सी है, ये सी की हमने लेवल यहां पे बनाई, इस सी की हाइट कितनी है सी लेवल से। सी लेवल यानी कि जो नीचे वाली लेवल होती है समंदर की, वो आपके सी लेवल है, उससे एबो कितनी हाइट है, दैट इज आल्टीट्यूड ग्रेडियंट। ओके, समझ आया गाइस। चलिए, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम पोल से लेकर इक्वेटर तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर इक्वेटर और साउथ से लेकर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये इक्वेटर की लाइन है, ऊपर है आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, पोल से लेकर इक्वेटर तक, पोल से लेकर इक्वेटर तक जो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है क्योंकि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, और वहाँ पे टेम्परेचर हाई भी होता है और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लो भी होता है। इसीलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है, यहाँ पे स्पीशीज़ कम रहते हैं, इसीलिए वो इंक्रीज करती है फ्रॉम पोल से लेकर। जितना आप पोल से नीचे आओगे इक्वेटर की ओर, उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा डाइवर्सिटी में। अब बायोडाइवर्सिटी में, बायो मीन्स जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में किसी भी स्पीशीज की लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज जो है लिव ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल साल तक रहता है और वहाँ पे आपका जो है वो सन नहीं पड़ता है, सूरज नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पीशीज एलो नहीं की जाती, वहाँ पे स्पीशीज नहीं रहती है। ओके, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन आल्टीट्यूड। ये स्पीशीज जो है डिक्रीज होते हैं जबकि आल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। आल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से ऊपर जितना आप जाओगे उतना इंक्रीज होगा, और जितना आप नीचे जाओगे उतना डिक्रीज होगा। क्यों? अगर आप समंदर के बिल्कुल नीचे जाओगे गाइस, तो वहाँ पे बहुत कम स्पीशीज रहती है, जो आपके फिश वगैरह है वो भी बॉटम सी लेवल पे नहीं होती है, वो ऊपर ही रहती है, क्योंकि बॉटम सी लेवल पे जो है वो अंधेरा ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो वाटर का प्रेशर होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ वहाँ पे नहीं रहती है। इसी वजह से जितना आप सी लेवल से ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा आपके स्पीशीज़ में, बायोडाइवर्सिटी में। जितना आप नीचे जाओगे समंदर से उतना कम होगा, उतना बिल्कुल नील होगा। ठीक है, ज़ीरो के बराबर होगा। ओके, एक्सेप्ट एरिड, सेमी एरिड एंड एक्वेटिक हैबिटेट। तो यहाँ पे इन तीनों को एक्सपेक्ट किया जाता है, ये तीनों जो है, इनके अलावा बाकी जो भी स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी है, वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन आल्टीट्यूड। ठीक है, मिनिमम एट आर्टिक रीजन, मॉडरेट इन टेम्परेचर एरियाज एंड मैक्सिमम इन ट्रॉपिक फॉरेस्ट रीजन्स। मिनिमम आर्टिक रीजन में होता है, मॉडरेट होता है जहाँ पे टेम्परेचर एरिया होते हैं, एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स होती है। ठीक है, ओके, तो मेन पॉइंट आपके यहाँ पे मैंने मेंशन किया आपके सामने, लो टेम्परेचर एंड ग्रेट रीजनेबल वेरिएबिलिटी रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता, ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी होगी, उतनी डाइवर्सिटी रिड्यूस करेगी। जैसे कि जिस जगह टेम्परेचर लो होता है और जहाँ पे
ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी आती है, यानी कि सीजन में ज़्यादा वेरिएबल्स होती है, वेरिएशंस आती है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस करती है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम करती है। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ जो है वो एलो क्या वहाँ पे रह ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से एनवायरनमेंट उस हिसाब से नहीं होगा, उस स्पीशीज़ के हिसाब से नहीं होगा, वहाँ पे वो लिव नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा और जहाँ पे ग्रेटर सीजनल वेरिएशंस आएंगे, सीजन में वेरिएशंस आएंगे, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस करेगी। ठीक है, कम करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया नियर जो इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे 1835 स्पीशीज़ है बर्ड्स के। ग्रीनलैंड है 71 डिग्री नॉर्थ, एंड टोटल स्पीशीज़ जो वहाँ पे रहते हैं वो है 249 स्पीशीज़। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक होता है, वहाँ पे टेम्परेचर लो भी चला जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई भी चला जाता है, जिसकी वजह से स्पीशीज़ वहाँ पे रिड्यूस करती है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है, जो वैराइटीज़ है, उसमें स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वोन हेम्बोल्ट, ये एक साइंटिस्ट है जिसने ऑब्जर्व किया that within a region species richness gets increased when exposed area is increased but up to a certain limit। ये एक साइंटिस्ट है, इसने ऑब्जर्व किया कि जितना रीजन में, विद इन ए रीजन स्पीशीज जितना रिच होंगे अपने एरिया में, वो उतना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे अपनी स्पीशीज को, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, ये कि एक ही सर्टेन लिमिट तक। यानी कि कोई भी स्पीशीज अपने स्पीशीज को इंक्रीज करना चाहती है, उस को एक्सप्लोर करना चाहती है एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक एरिया में, लेकिन वो सिर्फ सर्टेन लिमिट ही तक जो है वो सहमत रह सकती है, वहीं तक वो स्पीशीज को बढ़ा सकती है, उससे आगे नहीं जाती है। दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, यानी कि एक ही स्पेसिफिक एरिया में उनकी रिलेशनशिप फिक्स्ड रहती है। ठीक है, वो उस लिमिटेड सर्टेन लिमिट एरिया से आगे नहीं जा सकते, वही तक उनकी जो रिचनेस है उन स्पीशीज की वो एक्सप्लॉइट करती है। ओके ओके, यहाँ पे ग्राफ से भी जो है देख सकते हो, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस की रिलेशनशिप एंड उसके एरिया की गिव्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ऊपर मैंने एरो लगा दिया, और जो लॉग स्केल है वो इस तरह है। अगर हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो स्पेसिफिक रिचनेस, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक रिचनेस एंड एरिया, जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे है और स्पेसिफिक रिचनेस यहाँ पे है, और यहाँ पे एक पैराबोला बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिचनेस होगी स्पीशीज में उतना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल से जो रिलेशनशिप है वो इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह बनेगी, log s इक्वल टू log c प्लस z log a। s मतलब स्पीशीज रिचनेस, a मतलब एरिया, c मतलब इंटरसेप्ट, एंड z मतलब स्लोप कितना है उस रिग्रेशन का। z जो है ये रेंजेस होती है फ्रॉम 0.1 से लेकर 0.2 तक। वेरी लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, z वैल्यू आपका, अगर लार्ज एरिया होंगे आपके, उनमें जो z का वैल्यू रहेगा वो रहेगा आपका 0.6 एंड 1.2। ठीक है, ओके। लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी में लॉस होना, ठीक है। काज ऑफ लॉस एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, जितना ज़्यादा एक्सटेंड होंगे स्पीशीज उतना ज़्यादा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्पीशीज ज़्यादा होंगी किसी भी रीजन में, यानी कि मैंने एक आपको एरिया दे दिया 100 स्क्वायर मीटर्स, मैंने आपको एरिया दे दिया, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आप एक्सटेंशन करिए स्पीशीज़ का, कोई भी स्पीशीज़ हो, टाइगर हो, लॉयंस हो, हिरन्स हो वगैरह हो, ये हम किसी भी
किसी भी स्पीशीज़ की, अगर हम टाइगर की स्पीशीज़ की एक्सटेंशन करेंगे तो क्या हिरन के जो स्पीशीज़ है वो बढ़ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनकी डिक्लाइन होगी, वो डेड हो जाएंगे। क्योंकि जितना किसी भी फिक्स्ड स्पीशीज़ को हम बढ़ाएंगे और दूसरी स्पीशीज़ डिक्लाइन होती जाएगी, ठीक है। जितना कोई स्पीशीज़ अपने जो है कॉलोनी को बढ़ाएगा, अपने स्पीशीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली उसी सेम टाइम पे दूसरी स्पीशीज़ जो वहाँ पे रहती है उनका लॉस होगा, उनकी डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि काज ऑफ लॉस जो है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो काज ऑफ लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी सिर्फ बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट नहीं है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया नहीं है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाटर नहीं है, ये हर स्पीशीज़ की जो एक इकोसिस्टम में रहती है उन सब की बायोडाइवर्सिटी है। तो उसका काज ऑफ लॉस क्या है? जब एक्सटेंशन करते हैं हम स्पीशीज़ की, जब स्पीशीज़ एक्सटेंड हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, तो एब्सोल्युटली बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो जाएगा। एक्सटेंशन, टोटल एलिमिनेशन और डाइंग आउट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम अर्थ। एक्सटेंशन मतलब टोटल एलिमिनेशन, यानी कि जड़ से ही खत्म होना, टोटल एलिमिनेशन और डाइंग आउट स्पीशीज एक अर्थ पर उनका एक्सटेंशन होना, उनका खत्म होना, उनका इस दुनिया से फना होना, दैट इज कॉल्ड, उनका एलिमिनेट होना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। कंप्लीट लॉस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कंप्लीट लॉस होना, यानी कि फिर वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसी तरीके से उनका एलिमिनेशन करना, उनको ख़त्म करना। जैसे कि किसी फिक्स्ड एरिया में हमने एक फिक्स्ड एरिया, हमने 1000 स्क्वायर मीटर्स का, वहाँ पे स्पीशीज़ थी लिविंग प्लांट्स। अब हमने जो है, चाहे उसमें हम मान के चलेंगे कि वहाँ पे 100 पेड़ हमने लगाए थे, अब वो बड़े हो गए, हमने उसकी एक्सटेंशन की, यानी कि उनको काटा। वो 100 पेड़ जो हमने लगाए थे 100 स्क्वायर मीटर्स में या 1000 स्क्वायर मीटर्स में, अब वो बड़े हो गए, फिर हमने उनको काटा, 100 के 100 हमने काटा। अब हम कह सकते हैं वहाँ पे उस 1000 स्क्वायर मीटर्स में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट लॉस हो गया है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, वहाँ पे जीन्स भी खत्म हो गए हैं उस फिक्स्ड एरिया में, वहाँ पे अब जीन्स भी खत्म हो गए। जब हमने ट्रीज को काटना शुरू किया, वो स्पीशीज अब खत्म हो गई, दैट इज लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, उस फिक्स्ड एरिया में लॉस हो गई बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। एक्सट्रपेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ ए लोकल पॉपुलेशन। एक्सट्रपेशन ये एक यहाँ पे टर्म है, उसका मतलब है डिसअपीयर होना लोकल पॉपुलेशन का, लोकल पॉपुलेशन का डिसअपीयर होना, जाहिर ना होना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रपेशन, ठीक है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। स्पीशीज सस्पेक्टिसिबल प्रोन टू एक्सटेंशन, स्पीशीज का सस्पेक्ट होना और उनकी एक्सटेंशन का खतरा होना, प्रोन ऑफ एक्सटेंशन, उसमें क्या क्या आता है? लार्ज बॉडी साइज, यानी कि एलिफेंट, राइनोसोर्स एसेट्रा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट एंड हैबिटेट, नैरो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, lack of genetic variability, that these are all the causes of specific susceptible and prone of extension। यानी कि एक्सटेंशन का प्रोन होना, यानी कि एक्सटेंशन का बढ़ना, उसमें जो सबसे पहला जो काज है वो है लार्ज बॉडी साइज, यानी कि अगर किसी भी एरिया में लार्ज बॉडी साइज एलिफेंट्स, राइनोसोरस एसेट्रा रहेंगे तो वहाँ पे बाकी स्पीशीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो एरिया है उसका कम होना। लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव मतलब एक दूसरे का मिलाप होना, उसमें कमी करना, दैट इज द मेन कॉज ऑफ प्रोन ऑफ एक्सटेंशन। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट और हैबिटेट, एक फिक्स्ड माइग्रेशन करना, एक फिक्स्ड रास्ते से माइग्रेट करना किसी दूसरे एरिया में, उस और हैबिटेट में, उसकी वजह से प्रोन ऑफ एक्सटेंशन होता है। नैरो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, उसकी वजह से प्रोन ऑफ एक्सटेंशन होता है। लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, उसकी वजह से प्रोन ऑफ एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या कंप्लीट लॉस ऑफ फिक्स्ड स्पीशीज ऑफ दैट कम्युनिटी, जो उस फिक्स्ड एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो
रहती है उस एरिया में, उसकी वजह से प्रोन ऑफ एक्सटेंशन जो है वो कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स क्या है एक्सटेंशन की, 3 तरह के टाइप्स है। सबसे पहले आपका नेचुरल, मास, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, नेचुरल मतलब नेचुरल बैकग्राउंड, यानी कि जो नेचर से खुद ही होगा। ठीक है, यानी कि कोई स्पीशीज़ को अल्लाह ताला ने खुद ही ख़त्म किया, जैसे कि जो पुराने डायनासोर्स की स्पीशीज़ थी वो उनका वो अल्लाह ताला ने ख़त्म ही किए दुनिया से। ठीक है, तो वो नेचुरल हो गया। ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशंस, एनवायरनमेंट कंडीशंस में कोई चेंज आई, कोई स्पीशीज़ एनवायरनमेंट की वजह से ख़त्म हो गई, दैट इज़ नेचुरल। some specific disappear and other more adaptive species take their place, या कोई ऐसी स्पीशीज़ आई जिसने दूसरी स्पीशीज़ को टेक प्लेस किया, उनको अडॉप्ट किया और बाकी स्पीशीज़ को जो है उनको खाया या उनको मार दिया और अपना जो है वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और अपनी राजताज जो है वहाँ पे स्टार्ट की। दैट इज़ नेचुरल एक्सटेंशन या बैकग्राउंड एक्सटेंशन, वो नेचर से ही खुद होता है। ठीक है, दूसरा है आपका मास एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन से, ये मास से ही आपका पता चला होगा, वाइड स्प्रेड ऑफन ग्लोबल एक्सटेंशन, यानी कि जब मास ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, मास एक्सटेंशन फैलेगा, वाइड स्प्रेड होगा ग्लोबल एक्सटेंशन में, यानी कि ग्लोबली, किसी फिक्स्ड कम्युनिटी में नहीं, किसी फिक्स्ड एरिया में नहीं, ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो एक्सटेंशन रहेगा अगर वाइड स्प्रेड होगी मास में, तो मेजर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ और वाइपड आउट एंड इन रिलेटिव शॉर्ट पीरियड। जो मेजर ग्रुप्स होंगे किसी भी स्पीशीज़ में, जो मेजर्स होते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, वो वाइड अप करेंगे एक रिलेटिव शॉर्ट पीरियड में, दैट इज़ मास एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, क्योंकि डायनासोर्स बहुत ज़्यादा थे, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जो है वो स्पीशीज़ वाइड ऑफ हुए रिलेटिव शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, क्योंकि उनका जो मास था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जब मास ज़्यादा था तो वो उस एरिया में फिक्स्ड नहीं रह सके, इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया से जो है वो उठा लिया। वोली मैमोथ गेंट स्लोथ ड्यूरिंग प्लेस्टोसन, तो ये भी एग्जाम्पल है, ये साइज में बहुत ज़्यादा है, मेजर ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज़ उनको कहते हैं, ये भी इस दुनिया से। और इनका जो पीरियड था वो था आइस एज। ठीक है, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी आइस एज एक्सटेंशन, वो हॉलीवुड फिल्म है, आपने वहाँ पे देखा होगा डायनासोर्स, उनकी फिर कैसे वहाँ पे वो फिर उनका एक्सटेंशन होता है उस स्पीशीज़ में, वो आप ज़रूर देखना वो मूवी। ठीक है, आल्सो कॉल्ड केटी बाउंड्री एक्सटेंशन, और इसको केटी बाउंड्री एक्सटेंशन भी कहते हैं। किसको? आइस एज, जो कि आपका नहीं, मास एक्सटेंशन को आप K2 बाउंड्री एक्सटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब लास्ट में है आपका थर्ड पर आर्थ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। ये मेड मैन एक्सटेंशन है, यानी कि ये मेन मेड खुद ही करता है। जैसे कि जंगल में आग लगा दी, जंगल में आग जब लगी तो एक तो पेड़ भी जल गए और दूसरा वहाँ पे जो स्पीशीज़ रहते थे, चाहे बर्ड्स की स्पीशीज़ रहती थी, चाहे एनिमल्स की स्पीशीज़ रहती थी, उनका वहाँ पे जो है वो, चाहे वो हंटिंग हो, ओवर एक्सप्लोटेशन हो, या हंटिंग हो, हम हंट करते हैं जानवरों को, वो हो, या पोल्यूशन हो, पोल्यूशन की वजह से भी जंगल में जब पोल्यूशन होता है तो जो स्पीशीज़ वहाँ पे रहते हैं वो पोल्यूट होते हैं और वो मर जाते हैं। या सेटलमेंट्स हो, किसी ऐसी जगह जहाँ पे जानवर रहते हैं, कोई फिक्स्ड स्पेसीज़ रहते हैं, वहाँ पे उनको वहाँ पे उनकी सेटलमेंट करना या वहाँ पे कोई इंडस्ट्री बनाना, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे मेड मैन एक्सटेंशन उसमें जो है इंक्लूड होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज़, एलियन फॉरियन स्पीशीज़। ठीक है, मैरिटस स्टेलर्स सी काउ जो कि रशिया की है, एंड थर्ड नंबर पर है सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर, बाली, जवान, कैस्पियन। ठीक है, ये जो है ये इसकी एग्जांपल है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में, साउथ अफ्रीका में शायद उसी जगह या न्यूजीलैंड में ऐसी कोई, मतलब वेस्टर्न साइड में कोई कंट्री है जहाँ पे आग लगी थी, 2-3 साल की बात है ये। ठीक है, शायद 2020 में या 19 में वहाँ पे जंगल में आग लगी थी, एक तो पूरा फॉरेस्ट वो जल गया, दूसरे वहाँ पे जो भी जानवर थे, बर्ड्स थे, वो भी उसके साथ जो है वो मर गए उस आग में। ठीक है, तो वो क्या है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे
आर्थोपेनिक एक्सटेंशन, मिड एक्सटेंशन में। ओके, चलिए अब यहाँ पे कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स काजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा है ओवर एक्सपोर्टेशन। तीसरा है आपका एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेजन। चौथा है आपका को एक्सटेंशन और अदर फैक्टर्स भी है जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में काज करते हैं। ओके, हैबिटेट लॉस में एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, हमने अपने पॉपुलेशन को एक्सपेंड किया या किसी भी स्पीशीज़ ने अपने स्पीशीज़ को एक्सपेंड किया, कॉलोनाइज की रिप्रोडक्टिव के ज़रिए या किसी और के ज़रिए अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया और उसकी वजह से टाउन सिटीज़ बने, दैट इज़ हैबिटेट लॉस। उसकी वजह से जो है वो लॉस होती है बायोडाइवर्सिटी में। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट करना, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है। लीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट, फर्स्ट वन कॉज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हैबिटेट्स इनटू स्मॉलर, जो लार्ज एरिया थी उनको स्मॉलर में तब्दील करना, ठीक है। पैचेस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर बॉडी एंड अदर चेंजेस, पैचेस बनाना या डेवलपमेंट करना एग्रीकल्चर में, वाटर बॉडीज़ में या अदर चेंजेस बनाना, उसकी वजह से भी लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी में। फॉर एग्जांपल उसमें हम लेंगे कि क्रॉप लैंड्स, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड, प्लांटेशन अर्बन एरियाज़, जैसे कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे उनको हमने वहाँ पे प्लांटेशन नहीं की, अर्बन एरियाज़ में उसको चेंज किया फॉरेस्ट लैंड को, तो उसकी वजह से क्रॉप लैंड जो है वो डैमेज करता है। और उसके बाद है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द रिडक्शन इन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन स्मॉल पैचेस इज कॉल्ड इंसुलराइजेशन, ठीक है। जो रिडक्शन होती है एक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी में स्मॉल पैचेस में, उसको इंसुलराइजेशन कहते हैं। इनिशियली देयर मे बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज बट अल्टीमेटली इट डिक्रीज, इसमें इंक्रीज होता है इनिशियली बट उसके साथ ही डिक्रीज भी अल्टीमेटली रहता है, ठीक है। दिस डिक्रीज इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, उस डिक्रीज को रिलैक्सेशन कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन रिड्यूसेस द कोर एरिया एंड इंक्रीजेज द एज एरिया, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, यूसेज ऑफ रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर डिग्री ऑफ रिन्यूएबिलिटी मेकिंग स्पीशीज वल्नरेबल टू एक्सटेंशन। ओवर एक्सप्लॉयट करना यानी कि यूसेज ऐसे रिसोर्स को करना जिसकी वजह से जो स्पीशीज है वो वल्नरेबल से एक्सटेंशन की ओर जाए, ठीक है, यानी कि उनका मिल्क हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। रिडक्शन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन को, उसकी साइज को रिड्यूस करना, दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो गाइज आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 जो आपका रहेगा। अगर आपको किसी जगह डाउट लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।